अब हम देखेंगे स्टोक्स लॉ। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसको टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि पूछता है तो आपको लिखना है कि टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर, जैसे लिक्विड की बात करते हैं हम, ठीक है, लिक्विड की बात करते हैं, ये उसके मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड की बात करते हैं और ये लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस लिक्विड में क्या होंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो टूटते जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या विस्कोस फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या हम बोले विस्कोस फोर्स ये होगा कम, ठीक है। मतलब टेम्परेचर increase then viscosity decrease या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज या विस्कोस फोर्स डिक्रीज, किसमें, लिक्विड। लेकिन हम गैस की बात करते हैं, गैस किसी कंटेनर में है, पहले ऑलरेडी वो बहुत उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो लूज होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, लिक्विड से कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं। अब यदि ये कंटेनर है और यदि मैंने इसको क्लोज कर दिया, गैस रखेंगे तो क्लोज करना ही पड़ेगा, ये नहीं तो पूरा ऊपर चला जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये ऊपर ही जाएंगे और कहीं एक जगह जाकर के इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा और एक जगह जाकर के कलेक्ट हो जाएंगे, तो उस समय इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है तो विस्कोस फोर्स भी बढ़ जाता है, और विस्कोस फोर्स बढ़ता है मतलब विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, जब गैस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी, विस्कोस फोर्स भी इंक्रीज ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब हम देख रहे थे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये बताते हैं कि पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जिसका पर्टिकुलर शेप हो वो किसी मीडियम में फॉल होता है, ठीक है। कोई मीडियम में फॉल होता है तो उस पर जो विस्कोस फोर्स लगता है उस मीडियम का वो विस्कोस फोर्स होता है, विस्कोस फोर्स है इसलिए मैं एफ भी लिख देती हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड वो जो भी शेप है उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरा वो जिस वेलोसिटी से गिर रही है उस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये विस्कोस फोर्स। क्या, जैसे कि ये कुछ लिक्विड है, लिक्विड ले लो, एयर में भी कोई चीज़ गिर सकती है, लिक्विड से हम समझते हैं इसलिए लिक्विड ले ली मैं। यहाँ से ऐसे ये बॉल यानी कैसा, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, ये गिर रहा है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इस लिक्विड की ईटा, और ये रेडियस, और जिस वेलोसिटी से वो गिर रहा है वो है v। तो जो इस पर विस्कोस फोर्स लगेगा, कौन विस्कोस फोर्स लगाएगा, ये लिक्विड, ये चारों तरफ जो लिक्विड इससे टकरा रहा है
वो इस पर विस्कॉस फोर्स लगाएगा, और वो विस्कॉस फोर्स मतलब इधर ऐसे ये विस्कॉस फोर्स लगेगा इस तरह से। तो वो विस्कॉस फोर्स कितना लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी विस्कोसिटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी बॉडी है उसकी रेडियस के। रेडियस से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसका साइज, ज़्यादा रेडियस हुआ तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे स्पेशली उन्होंने स्फेरिकल बॉडी के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे स्फीयर लिए, इसलिए ये हो गया रेडियस। ठीक है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है मतलब साइज पर डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा रेडियस होगी मतलब ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो रेडियस पर, और ये जिस वेलोसिटी से गिर रही है उस वेलोसिटी पर ये डिपेंड करता है। और जब ये प्रपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं, तो प्रपोर्शनल साइन जब रिमूव किया तो उन्होंने जो कांस्टेंट पाया वो कांस्टेंट था 6 पाई। एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने, फिर देखा कि वो कांस्टेंट कितना आता है 6 पाई ईटा आर वी, किसने, स्टोक्स। और ये लॉ बनाया। तो लॉ क्या बोलता है, जब कोई स्फेरिकल बॉडी फॉल इन मीडियम, ये मीडियम हमने यहाँ वाटर ली लेकिन ये एयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इन मीडियम देन विस्कोस फोर्स ड्यू टू दिस मीडियम ऑन दैट बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। ये हो गया उसका लॉ। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये है स्टोक्स लॉ। ये क्या है, विस्कोस फोर्स ऑन फॉलिंग बॉडी इन मीडियम। कोई मीडियम में कोई बॉडी फॉल हो रही है तो उसका उस पर जो विस्कोस फोर्स लगेगा इस मीडियम के कारण वो होगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी गिरती है ना, ये बॉडी कैसे गिरेगी, ये स्फीयर है। अब यहाँ पर जो मीडियम है उसके पार्टिकल पहले तो सीधे सीधे अपने थे, पर जब ये बॉडी गिरती है तो बॉडी के शेप के हिसाब से वो साइड में हो जाएंगे। साइड में हो जाएंगे और इस बॉडी को गिरने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से शेप होगा कि ये यहाँ से इस तरह से इधर मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से साइड में हो जाएंगे। अब मीडियम क्या होगा, एयर होगा, गैस होगी या लिक्विड होगा, तो इस तरह से ये बॉडी गिरेगी। ठीक है, जैसे क्या बोले, कोई डॉन आया तो रास्ते से सब लोग हट जाते, साइड में हो जाते, है ना। बड़े लोग आते हैं तो बिल्कुल रास्ता साफ हो जाता है और उसको चलने दिया जाता है। वैसे ही अब ये सॉलिड मटेरियल है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके पास बहुत फोर्स है, बहुत पावर है। तो जैसे ही वो चलना शुरू कर रहा है, आ रहा है, तो ये जो मीडियम के ये पार्टिकल्स है वो साइड में हो गए और उसको पूरा गिरने दे रहा है। ठीक है, फिर भी ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स अप्लाई इस पर कर रहे रोकने के लिए, वही हो गया विस्कोस फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी फॉल होती है किसी लिक्विड या गैस में या किसी मीडियम में। ठीक है, अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे। इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी विस्कोस फोर्स की। टर्मिनल वेलोसिटी किसकी, ये स्फेरिकल बॉडी जब किसी मीडियम में फॉल हो रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, एक स्फेरिकल बॉडी ही, ये लिक्विड हम लिक्विड की बात करते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर ये एक स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, ये स्फेरिकल बॉडी फॉल हो रही है। अब ये स्फेरिकल बॉडी फॉल हो रही है
तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है। एक तो इसको रोकने के लिए ये वाटर का या ये लिक्विड का फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लिक्विड का अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, 9th में पढ़ते हैं हम, बियॉन्ड फोर्स या अपथर्स्ट फोर्स, ठीक है, अपथर्स्ट फोर्स। ठीक है, फिर दूसरा इसके चारों साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, लिक्विड है तो मीडियम के कारण कौन सा फोर्स लग रहा है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वो होगा विस्कॉस फोर्स। ठीक है, पर लेकिन वो गिर रही है नीचे, नीचे गिर रही है, इसका मतलब नीचे भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, उसका वेट mg। ठीक है, तो ये जब ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स को हम fg से डिनोट करें, तो ये fg जब इससे ग्रेटर होगा तभी तो ये गिर रही है ना। तो एक इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, इस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा, F। ये रिजल्टेंट फोर्स रहता है F। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे यदि बॉडी फॉल हो रही है इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज़्यादा है, ठीक है। तो Fg माइनस ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स, अपथर्स्ट और विस्कॉस फोर्स, तो इसको हम ले लेते हैं, अपथर्स्ट फोर्स को हम ले लेते हैं बियॉन्ड भी बोलते तो Fb ले लेते हैं, और विस्कॉस फोर्स को हम ले लेते हैं Fb। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन कौन बैलेंस कर रहा है, ये, और ये ज्यादा है तो इसमें से ये माइनस होगा, तो Fg माइनस दिस। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स जो इस बॉडी पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद ये जो बॉडी है ये कॉन्स्टेंटली गिरती है, मतलब इसका जो वेलोसिटी रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, इसका मतलब ये बैलेंसिंग पोजीशन में है, तो उस समय ये जो होगा ये बैलेंस करेगा इन दोनों फोर्स को, बियॉन्ड फोर्स या अपथर्स्ट फोर्स को प्लस विस्कॉस फोर्स को। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब mg इज इक्वल बियॉन्ड फोर्स अपथर्स्ट फोर्स। ठीक है, ये हम देखते हैं अभी क्या होगा, प्लस विस्कॉस फोर्स क्या होता है, 6 पाई r ईटा v, जो हमने जस्ट अभी इसके पहले देखा था स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, अब बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं mg क्या होगा। यहाँ देखते हैं mg, m क्या है, मास, इस स्फेरिकल बॉडी का मास, और मास इज इक्वल टू हम बार बार क्या पुट करते हैं, अभी तक रखते आए हैं इतने बार जब हमने सॉल्व किया है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी हम डेंसिटी ले लेते हैं रो। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल बॉडी है तो 4/3 पाई r क्यूब, और ये g, mg की वैल्यू हो गई इतनी। ठीक है, ये आ गया mg, ये यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो g इज इक्वल। अब देखते हैं हम बियॉन्ड फोर्स या अपथर्स्ट फोर्स। अब ये जो अपथर्स्ट फोर्स है ये इसी बॉडी पर लगेगा। ठीक है, यहाँ के जो पार्टिकल है ये पूरे पार्टिकल, ये पूरी स्फेरिकल बॉडी पर ऊपर के साइड फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कितने पार्टिकल होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जितना ये स्फीयर है, जितना बड़ा ये स्फीयर है उतने ही मॉलिक्यूल्स या उसी शेप में मॉलिक्यूल्स सब साइड उतने ही शेप में वो उसको ऊपर उठाएंगे। इसलिए अपथर्स्ट फोर्स भी क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, उसके वेट के बराबर ही होगा। लेकिन बस इसमें फर्क क्या रहेगा
अब फर्स्ट फोर्स में सिर्फ फर्क क्या रहेगा, अब फर्स्ट फोर्स एफ या बियॉन्ड फोर्स एफ बी इज इक्वल टू, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, रहेगा वो भी एम जी। तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो नहीं होगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा क्योंकि वो इस स्फीयर पर उतने ही मॉलिक्यूल उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो वॉल्यूम वो ही रहेगा। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल ऊपर उठा रहे हैं, लिक्विड की। इसलिए अब यहाँ पर जो डेंसिटी रहेगी वो इस लिक्विड की होगी। तो वो लिक्विड की जो डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। और दूसरा ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये हो जाएगा बियॉन्ड फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, और एम जी की वैल्यू। अब यहाँ ये चीज़ पुट करें तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई आर ईटा वी। हमने क्या बोला था, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v फाइंड करना है। तो हम इसको, ये पूरे टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पाई आर ईटा वी इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने देते, इसको इस साइड लेकर आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ रो है यहाँ सिग्मा है, बाकी सब कॉमन। 4/3 पाई आर क्यूब जी 4/3 पाई आर क्यूब जी, ये कॉमन है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 6 पाई आर ईटा वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है ये, रो माइनस सिग्मा, और ये हो गया जी। बस ये ध्यान रखना है मीडियम की डेंसिटी कौन सी है यहाँ पर, सिग्मा। मीडियम की डेंसिटी सिग्मा, और जो स्फेरिकल बॉडी गिर रही है उस मटेरियल की डेंसिटी है रो। इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, हमें v चाहिए, बस v चाहिए है। तो v इज इक्वल टू, ये पूरा इधर लेके जाएंगे नीचे, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन क्या आ जाएगा 6 पाई आर ईटा, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा, ये 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, पाई से पाई कैंसिल, आर यहाँ 2 बच जाएगा, एक आर ये कैंसिल, बस इतना कट हो रहा है, ठीक है। तो अब v की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 2/3 3 ज़ा 9, ठीक। और यहाँ क्या बच रहा है, आर क्यूब, नहीं आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, और रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, नीचे सिर्फ ईटा बचा, ठीक है। तो ये हो गई टर्मिनल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट स्पीड जिस स्पीड से ये स्फेरिकल बॉडी उस मीडियम में गिर रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ है, ये जो डेंसिटी है वो याद रखना है, कौन सी इस स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी और कौन सी इस मीडियम की डेंसिटी, ठीक है। तो इससे आप निकालोगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसी से आप विस्कोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, विस्कोसिटी भी फाइंड कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला गया, तो 2 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा जी अपॉन 9v, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका, इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं।
आर फाइंड करना है इसकी रेडियस तो भी फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टर्मिनल वेलोसिटी का, कि कोई बॉडी, कोई स्फेरिकल बॉडी यदि किसी लिक्विड में या किसी मीडियम में फॉल हो रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी v = 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ई। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। इसके साथ एक प्रॉब्लम दिया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉब्लम, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला ये लगेगा, इसको रहने दो, क्योंकि इसके बाद जस्ट प्रॉब्लम है तो इसी से रिलेटेड होगा। पहले हम रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है। अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है, v = 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी दी है, मतलब ऑयल ड्रॉप है जो फॉल हो रही है मीडियम में, और मीडियम यहाँ पर क्या है, इन स्टेडी एयर, मतलब एयर मीडियम। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ लिख दो, टू फाइंड आर, रेडियस आर फाइंड करना है। मतलब ये फॉर्मूले को भी हमको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर = द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल की ड्रॉप है और जो ड्रॉप गिर रही थी उसकी डेंसिटी क्या थी, क्या थी, ये वाली डेंसिटी। ठीक है, रो। तो रो = कितना दिया हुआ है, डेंसिटी 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.0, मतलब सिग्मा, डेंसिटी ऑफ एयर 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.8 × 10⁻⁴, 1.8 × 10⁻⁴ पॉइस। हाँ, इसकी यूनिट होती है पॉइस, CGS यूनिट होती है पॉइस। ठीक है, अब यहाँ जो सारा कुछ दिया हुआ है उसमें देखो सब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये भी CGS यूनिट है पॉइस। ठीक है, तो अब हमको इसमें कन्वर्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ G की वैल्यू जो हमें लगेगी ना, तो हम उसको भी CGS यूनिट मतलब 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 9.8 नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में। अब देखो ये दिया है, ये दिया है, ये है, ये है, ये हमारे पास है, तो आर फाइंड कर सकते हैं, बस वैल्यू ही पुट करना है। यहाँ से r² = क्या हो जाएगा, ये पूरा इस साइड आ जाएगा, मतलब 9v थीटा अपॉन 2, और ये रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब रो माइनस सिग्मा माइनस प्लस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ज़्यादा है उसको उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस का हम कुछ लेना देना नहीं है, माइनस में आया प्लस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखना होता है। तो = 9, वेलोसिटी कितनी है 4, ईटा की वैल्यू कितनी है 1.8 × 10⁻⁴। ठीक है, r² है अभी यहाँ, अपॉन 2, यहाँ पे 1 माइनस 0.9 ले लेते हैं, 1.0 माइनस 0.9, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, इंटू G 9।
सॉल्व करना है, पहले इसे सॉल्व करते। 2 2 का 18 आ जाएगा, मतलब ये 18 इंटू 1.8 को भी हम 18 कर ले तो यहाँ पर 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने 18 इंटू 18 क्यों किया समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट आएगा, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जितना बाहर निकले उतना अच्छा। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 980, 0.1 मतलब 1/10, तो यहाँ बच जाएगा 698। तो अब ये हो गया 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4 ही करो इसको। इसका जो 10⁻⁻1 वो नीचे लाए हम तो 10⁻1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू फिर से 98 की जगह 980 ही हो जाएगी। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब r इज इक्वल टू रूट लगाते हैं 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 980, तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻2 अंडर रूट 1/980। अब सिर्फ इतने में लॉग यूज कर सकते हो। ठीक है, इतने में लॉग यूज करके आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाता है आंसर। r की वैल्यू आती है यहाँ पर 0.574 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0.18। अब इसका क्या आता है वैल्यू, उस हिसाब से हो जाएगा 0.574। जहाँ तक हो सके अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट में जहाँ नहीं हुआ फिर वहाँ हम लॉग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना, तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.574। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, ये देख लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये देखने के लिए यहाँ पर हम एक पाइप लेते हैं जो कि यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर तो ब्रॉड है और यहाँ पर जाते जाते ये नैरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा ज़्यादा और यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा कम। तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ जितने लिक्विड के पार्टिकल थे इस एरिया में, इसको हम ले लेते हैं A1 एरिया, इसको ले लेते हैं A2 एरिया। ये पार्टिकल जब यहाँ से मूव हो रहे हैं तो ये सारे पार्टिकल इतने एरिया में फैल जाएंगे। ठीक है, A1 A2 ये एरिया कम दिख रहा है आपको, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, छोटा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला है, ये जो रहता है ये छोटा है, और ये जो एरिया है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पार्टिकल है दूर दूर हो जाते हैं और आराम से चलते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी यदि कंसीडर करें v और यहाँ वेलोसिटी कंसीडर करें v2, तो v2 ग्रेटर देन v1 होगा। ठीक है, और a1 ग्रेटर देन a2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल फैल जाएंगे और स्लो चलेंगे, यहाँ पार्टिकल क्या होगा एकदम बहुत पास होंगे और स्पीडली जाएंगे। ये नेचर है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का। क्यों? सबसे पहले जब हमने फ्लूइड पढ़ा था तो उसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनकम्प्रेसिबल।
क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए ये जो है कभी कंप्रेस नहीं होंगे। कंप्रेस नहीं होंगे तो जहाँ ज़्यादा जगह मिल जाती है फैल जाते हैं, ज़्यादा जहाँ कम जगह मिल जाती है वहाँ सिकुड़ जाते हैं और स्पीड से निकल जाते हैं। समझ में आया? तो ये इस तरह से इसका नेचर होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं टाइम यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा टी ही लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल्टा टी ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है और यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इतनी डिस्टेंस जितने देर में कवर करे वो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस ज़्यादा देर में कवर करेंगे। मतलब यदि ये डिस्टेंस हमने d1 कंसीडर किया, यहाँ की डिस्टेंस उन्होंने कवर किया d2, तो d2 इज ग्रेटर देन d1 हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम डेल्टा t। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कवर करने वाली डिस्टेंस d1, वो यहाँ की वेलोसिटी v1 डेल्टा t, और ये जो डिस्टेंस है इतना जो कवर किया है d2, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर? v2 डेल्टा t। सेम टाइम में यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और यहाँ कम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकला? और दूसरी बात, जब हम ये बोल रहे हैं कि इतने ही मॉलिक्यूल यहाँ हैं, तो मास भी सेम होगा। मास भी कैसा होगा? सेम होगा। और जब सेम ही लिक्विड है तो डेंसिटी भी सेम ही होगी, रो। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों का यहाँ पर मास सेम है, तो ये सेम मास है। कहाँ पर? पहली पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर। और मास क्या होता है? वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम ले लेते हैं v। ठीक है, v1 इज इक्वल टू रो v2। ये मैंने ये स्मॉल है और ये कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ v1 क्या आ जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a1 इंटू ये जो डिस्टेंस कवर किया है d1 इज इक्वल टू रो यहाँ a2 और जो डिस्टेंस कवर किया है ये d2। अब यहाँ पर d1 हम यहाँ से निकालते v डेल्टा t, तो ये हो जाएगा रो a1, यहाँ v क्या है? ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पर d1 की वेलोसिटी है v1, तो ये v1, और टाइम तो सेम है तो डेल्टा t। यहाँ पर रो a2, ठीक है, d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? v2, और ये टाइम डेल्टा t। अब दोनों साइड कुछ चीज़ें सेम है, रो और डेल्टा t। क्या निकल आया? a1 एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू a2 क्रॉस सेक्शन एरिया और इनटू वेलोसिटी v2। ठीक है, तो क्या हो गया? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3 इज इक्वल, जनरलाइज किया तो हमने ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? a इंटू v, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टर्म है AV, इसको एक और दूसरा नाम दिया है। क्या नाम दिया है दूसरा? क्योंकि वेलोसिटी है पर ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसीलिए इस टर्म को इज इक्वल टू dv अपॉन dt ये लिखा। ये v है वॉल्यूम, ठीक है, ये v है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है,
तो इस क्वांटिटी dV by dt को बोलते हैं वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक है, और ये क्वांटिटी कहलाती है वॉल्यूम फ्लक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फ्लक्स। ये टर्म आपको याद रखनी है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। v दोनों जगह पर, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, इतना ध्यान रखना है। नहीं तो ये रिलेशन भी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कहाँ से एरिया के साथ वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूर समझना है कि एरिया इंटू d1 है वॉल्यूम, और d1 डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ वेलोसिटी लेकर आए, क्योंकि a और b एरिया और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन ऐसा थोड़ा सा समझ में नहीं आता, ऊपर से यहाँ पर अपन ने वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, AB इज इक्वल टू dV बाई dt, जहाँ की v क्या है? वेलोसिटी ये, और ये वाली v है वॉल्यूम। और इसको dV बाई dt को, ये टर्म को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स। ठीक है, और ये इक्वेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलो बाय, थैंक यू।